हेलो एवरीवन। तो अब आपका जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है वो बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। तो उस केस में आपको अपने इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क है जो कि 31 मार्च 2025 से पहले पूरे करने हैं। क्योंकि यदि आप 31 मार्च 2025 से पहले इन टास्क को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उस केस में आपको लेट फीस और पेनल्टी का भी पेमेंट करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर आपको अपनी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की कोई अपडेटेड आईटीआर फाइल करनी है, या जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का अगर आपको बेनिफिट लेना है, या जीएसटी में आपको पिछले 2 साल का रिफंड है जो कि क्लेम करना है, या फिर आपने अपनी जीएसटी या 9 सी अगर फाइल नहीं की है तो उस केस में आप बिना लेट फीस के 31 मार्च तक फाइल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो आईटीआर फाइल करेंगे असेसमेंट ईयर 25-26 में, तो उसके संबंध में यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करते हैं तो अभी से आप टैक्स इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करके अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। और इसके साथ ही और भी कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो कि आपको 31 मार्च 2025 से पहले पूरे करने हैं। तो हाय एवरीवन, दिस इज सीए दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन कौन से ऐसे मैंडेटरी टास्क है जो कि आपको 31 मार्च 2025 से पहले कंप्लीट करने हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। इनकम टैक्स एंड जीएसटी टास्क विच यू नीड टू कंप्लीट बिफोर 31 मार्च 2025। तो 31 मार्च से पहले आपको कौन कौन से टास्क है जो कि कंप्लीट करने हैं। तो उसमें फर्स्ट है अपडेटेड आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन। तो अब यदि आपने अपनी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की अगर आईटीआर फाइल कर दी है और उसमें अगर कोई करेक्शन करना चाहते हैं, या आपने अपनी ओरिजिनल आईटीआर फाइल नहीं की है, तो उस केस में आप 31 मार्च 2025 तक अपने असेसमेंट ईयर 22-23 की अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब यदि अपडेटेड आईटीआर में यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो 1,000 रुपये की लेट फीस का पेमेंट करना है, और यदि आपकी इनकम जो है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में आप 5,000 रुपये की लेट फीस के साथ में अपनी अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू सेव टैक्स बिफोर 31 मार्च 2025। तो अब यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो आईटीआर फाइल करेंगे असेसमेंट ईयर 25-26 में, जिसकी ड्यू डेट है 31 जुलाई 2025, तो उस केस में यदि आप अपनी आईटीआर ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं तो उस केस में आपके पास 31 मार्च 2025 तक ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हैं कि टैक्स प्लानिंग करके अपना टैक्स जो है वो सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि पीपीएफ है, ईपीएफ है, सुकन्या समृद्धि योजना है, एफडी है, हेल्थ इंश्योरेंस है, एचआरए है, एटीजी में डोनेशन देके आप अपना टैक्स जो है वो सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांस टैक्स पेमेंट। तो अब यदि आप मान लो कोई सैलरी इंडिविजुअल है, फ्रीलांसर है या बिजनेसमैन है, और उस केस में अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर में जो टैक्स लायबिलिटी है अगर वो 10,000 रुपये से ज़्यादा होती है तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट करना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये एडवांस टैक्स जो है वो आपको 4 इंस्टॉलमेंट में करना पड़ता है, जिसकी ड्यू डेट जो है वो 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च है। तो उस केस में आपको 15 जून तक 15%, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक आपको 100% एडवांस टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। तो अब उस केस में आपकी जो 15 मार्च की जो एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट है वो ड्यू हो गई है, तो आप 15 मार्च 2025 से पहले अपनी 4th इंस्टॉलमेंट का पेमेंट जरूर कर दें। और साथ ही जिन बिजनेसमैन और प्रोफेशनल ने अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है सेक्शन 44 AD और सेक्शन 44 ADA में, तो उस केस में उनके पास ये ऑप्शन है कि वो पूरे के पूरे एडवांस टैक्स का पेमेंट जो है वो 15 मार्च 2025 से पहले कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि वो सारे टैक्स का पेमेंट जो है वो 31 मार्च 2025 तक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है सबमिशन ऑफ लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो अब यदि कोई एंटिटी है जो कि जीरो रेटेड सप्लाई में इन्वॉल्व है, जैसे कि अगर उनके द्वारा कोई एक्सपोर्ट किया जाता है या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई सप्लाई की जाती है बिना आईजीएसटी का पेमेंट किए, तो उनके पास ये ऑप्शन रहता है कि वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 31 मार्च 2025 तक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो है वो सबमिट कर सकते हैं, ताकि उनको अपनी एक्सपोर्ट पे या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो सप्लाई करते हैं उस पर आईजीएसटी का पेमेंट ना करना पड़े। नेक्स्ट है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम सिलेक्शन। तो अब यदि कोई टैक्स पेयर है जिसका टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ रुपए तक का है, तो उसके पास ये ऑप्शन रहता है कि वो क्यूआरएमपी स्कीम जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस स्कीम का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे टैक्स पेयर जो है उसको पेमेंट तो टैक्स का मंथली करना पड़ता है, लेकिन वो अपना जो रिटर्न है वो क्वार्टरली बेसिस पे फाइल कर सकता है। तो अब यदि आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको ये क्यूआरएमपी स्कीम के संबंध में 30 अप्रैल 2025 से पहले अपनी सबमिशन जो है वो फाइल करनी है। नेक्स्ट है ऑप्टिंग फॉर दी कंपोजिशन स्कीम। तो अब यदि मान लो आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 में एज ए रेगुलर टैक्स पेयर है और यदि आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको 31 मार्च 2025 से पहले एक फॉर्म है CMP-02, वो फॉर्म आपको सबमिट करना है ताकि आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सके। और साथ ही एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि आप एज ए रेगुलर टैक्स पेयर से कंपोजिशन टैक्स पेयर बनना चाहते हैं, तो यदि आपका कोई भी स्टॉक या कैपिटल गुड्स के संबंध में कोई IT
आईटीसी है तो उस आईटीसी को भी आपको 31 मार्च 2025 से पहले रिवर्स करना है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्म है ITC03, ये फॉर्म आपको 30 मई 2025 से पहले फिल करके सबमिट करना है। तो इस तरीके से आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपडेट इन GSTR 3B। तो अब आपके 1 मार्च 2025 से GSTR 3B में भी अपडेट किया गया है, जिसके थ्रू अब नेगेटिव लायबिलिटी भी आप GSTR 3B में रिपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो यदि आपके द्वारा जो फरवरी मंथ की GSTR 3B है जो कि मार्च मंथ में फाइल की जाती है, तो उसमें मान लो आपकी कोई भी सेल्स नहीं है, केवल सेल्स रिटर्न ही है, तो उस केस में आप मार्च मंथ में जो GSTR 3B फाइल करते हैं उसमें आप अपनी सेल्स रिटर्न और उस पर नेगेटिव टैक्स लायबिलिटी जो है उसको शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली आपके टैक्स की कैलकुलेशन कर दी जाएगी। नेक्स्ट है वेवर ऑफ लेट फीस फॉर GSTR 9C फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 टू फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो अब मान लो अगर कोई टैक्स पेयर है जिनको फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेके फाइनेंशियल ईयर 22-23 की GSTR 9C फाइल नहीं की है, लेकिन उन्होंने अपनी GSTR 9 ऑलरेडी फाइल कर दी है, तो उनके पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है। वो क्या कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेके फाइनेंशियल ईयर 22-23 की GSTR 9C यदि 31 मार्च 2025 से पहले फाइल कर देते हैं, तो उस केस में उनको फिर पेनल्टी या जो लेट फीस बनती है का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिफंड अंडर GST। तो अब यदि आपका CGST एक्ट के सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग कोई रिफंड बनता है इंटरेस्ट का या फिर टैक्स अमाउंट का, तो उस केस में आप रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के 2 साल के अंदर उस रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो अब यदि आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 का कोई रिफंड है, तो उस केस में आप उस रिफंड को 31 मार्च 2025 तक क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिपॉजिट मिनिमम अमाउंट इन PPF एंड सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट टू एक्टिवेट अकाउंट। तो अब जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम होती है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें आपको एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करानी पड़ती है। यदि आपने पिछले 11 महीने में इन अकाउंट में कोई भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं कराई है, तो उस केस में आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट रखने के लिए 31 मार्च 2025 तक इसमें मिनिमम अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करा सकते हैं। तो यदि आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई अकाउंट है, तो उस केस में आप मिनिमम 500 रुपये डिपॉजिट करा सकते हैं, और यदि आपका कोई सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट है, तो उस केस में आप मिनिमम 250 रुपये का अमाउंट डिपॉजिट करा के इन दोनों अकाउंट को एक्टिवेट रख सकते हैं। नेक्स्ट है न्यू TDS सेक्शन 194T। तो बजट 2024 में एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया था, सेक्शन 194T। तो अब इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म है उसके द्वारा अपने पार्टनर को कोई भी सैलरी है, रेमरेशन है, कमीशन है, इंटरेस्ट है या बोनस का पेमेंट किया जाता है, और वो अमाउंट यदि एक फाइनेंशियल ईयर में 20,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म को 10% से TDS डिडक्ट करना मैंडेटरी हो जाता है। तो अब सेक्शन 194T के जो प्रोविज़न है वो 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो गए हैं। तो अब यदि पार्टनरशिप फर्म के पास यदि टैन नंबर नहीं है, तो उस केस में वो टैन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है MSME 45 डेज पेमेंट रूल अंडर सेक्शन 43B क्लॉज H। तो अब मान लो अगर किसी बिजनेस एंटरप्राइजेज है उसके द्वारा MSME से अगर कोई गुड्स है जो कि परचेज़ किया जाता है, तो उस केस में अगर दोनों के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 डेज़ में MSME को पेमेंट करना है, और दोनों के बीच में अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो मैक्सिमम 15 डेज़ में MSME को पेमेंट करना है। तो अब यहाँ पे मान लो अगर बिजनेस एंटरप्राइजेज है उसके द्वारा MSME को ये टाइम लिमिट के अंदर पेमेंट नहीं किया जाता है, तो उस केस में उनके जो ये खर्चे होते हैं वो डिसअलाउड हो जाते हैं और उनकी इनकम का पार्ट बन जाते हैं, और उस पर उनको टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। और बिजनेस एंटिटी के द्वारा जिस ईयर में एक्चुअल में इसका पेमेंट किया जाता है, उस ईयर में ही उनको ये खर्चे जो है वो अलाउड होंगे। और साथ ही एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि आप MSME को टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं, तो जितना उनका अमाउंट ड्यू है उस पर आपको इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ता है, और उस इंटरेस्ट के आप अपने इनकम टैक्स एक्ट में एज ए एक्सपेंसेस डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो 31 मार्च 2025 से पहले आपको क्रेडिटर्स की लिस्ट लेनी है। उस क्रेडिटर्स में से आपको चेक करना है कि MSME वाले क्रेडिटर कौन से हैं, और यदि MSME क्रेडिटर्स का पेमेंट ड्यू हो गया है तो आपको उन सभी MSME क्रेडिटर्स को 31 मार्च 2025 से पहले पेमेंट करना है, ताकि आपके ये खर्चे जो है वो डिसअलाउड ना हो और इस पर आपको टैक्स का पेमेंट ना करना पड़े। नेक्स्ट है रिकन्सिलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अब आपको 31 मार्च 2025 से पहले आपकी बुक्स में जितनी इनपुट आ रही है उसको एक बार आपको अपने GSTR 3B से ज़रूर मैच करना है कि आपने रिटर्न में कितनी इनपुट जो है वो क्लेम की है, और साथ ही आपको GSTR 2B से भी एक बार ज़रूर मैच करना है। तो इसके लिए आपको ये भी चेक करना है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपने रिटर्न में जितनी भी इनपुट क्लेम की है वो सिर्फ एलिजिबल इनपुट ही क्लेम की है। अगर कोई इनएलिजिबल ITC है तो उसको आपने रिवर्स कर दिया है, और अगर कोई भी डिफरेंसेस है या मिसमैच है तो उसको आप नोट करके रखें, ताकि जब आपके द्वारा ये जो मार्च मंथ की GSTR 3B फाइल की जाएगी उसमें आप इसको करेक्ट कर सकें।
नेक्स्ट है टैक्स टिप्स फॉर सैलरी इंडिविजुअल बिफोर 31 मार्च 2025। तो अब यदि आप एक सैलरी इंडिविजुअल है तो उस केस में आपको 31 मार्च 2025 से पहले कौन कौन से टास्क है जो कि कंप्लीट करने हैं। तो उसमें फर्स्ट है सबमिट फॉर्म 12BB। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कहीं इन्वेस्टमेंट किया गया है और आप अपनी ITR ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको 31 मार्च 2025 से पहले अपने एम्प्लॉयर को एक फॉर्म होता है 12BB। उस फॉर्म में आपके द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट किए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, उन सभी इन्वेस्टमेंट की आपको डिटेल डालनी है और वो फॉर्म जो है आपके एम्प्लॉयर को सबमिट करना है, ताकि जब एम्प्लॉयर के द्वारा आपके सैलरी पर टैक्स डिडक्ट किया जाए तो इन इन्वेस्टमेंट को भी कंसिडर किया जाए। क्योंकि यदि मान लो आपके द्वारा जो ये फॉर्म है वो अपने एम्प्लॉयर को टाइमली सबमिट नहीं किया जाता है, तो उस केस में आपके एम्प्लॉयर के द्वारा आपका जो टैक्स है वो ज़्यादा डिडक्ट कर दिया जाएगा और इसका रिफंड जब आपके द्वारा ITR फाइल की जाएगी उस टाइम ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट है क्लेम रियम्बर्समेंट। अब मान लो यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई मेडिकल के या लीव, ट्रैवल अलाउंस या HRA या टेलीफोन के कोई एक्सपेंसेस है जिसके संबंध में आपको कोई रियम्बर्समेंट है जो कि क्लेम करना है, तो इसके प्रूफ भी आपको 31 मार्च 2025 से पहले अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करने हैं। एंड लास्ट है रेंट पेमेंट एंड HRA। तो अब यदि आप मान लो किसी रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं तो उस केस में आप HRA की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपके पास एक तो वैलिड रेंट रिसिप्ट होनी चाहिए और साथ ही यदि आपके रेंट अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो लैंडलॉर्ड के आपके पास पैन नंबर भी होने चाहिए। और साथ ही एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि मान लो आपको HRA नहीं मिलता है तो उस केस में आप 5,000 रुपये पर मंथ की सेक्शन 80GG में रेंट की डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं, यदि आपके द्वारा सेक्शन 80GG की जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर दिया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट बिजनेसमैन शुड डू बिफोर 31 मार्च 2025। तो उसमें फर्स्ट है TDS एंड TCS कंप्लाइंसेस। तो आप किसी बिजनेसमैन पे यदि TDS या TCS डिडक्ट करने के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं तो चेक करना है कि जो बिजनेसमैन है उसके द्वारा टाइमली TDS डिडक्ट किया है या नहीं किया है, और डिडक्ट करने के बाद उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया है या नहीं कराया है। साथ ही उसको 26AS से भी एक बार रिकनसाइल करना है और ये भी देखना है कि यदि बिजनेस का टर्नओवर अगर 10 करोड़ रुपए से एक्सीड हो जाता है तो उस केस में जो गुड सेल किया जाता है तो वहाँ पे जो TCS के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं उन प्रोविज़न का कंप्लाइंस किया गया है या नहीं किया गया है। नेक्स्ट है टेंटेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब आपको क्या करना है, टेंटेटिव बेसिस पे एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करनी है। देन उस बैलेंस शीट और P&L अकाउंट को लास्ट ईयर की बैलेंस शीट और P&L अकाउंट से कंपैरिजन करके देखना है कि आपके सेल्स वैल्यू में या परचेज वैल्यू में ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं है। साथ ही आपको अपना GP रेशियो और NP रेशियो भी देखना है कि उसमें ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं है, क्योंकि अगर मान लो कोई ज़्यादा वेरिएशन है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप 31 मार्च 2025 तक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है अकाउंट रिकन्सिलेशन। तो अब यदि मान लो आपका कोई TDS है या TCS है जो कि डिडक्ट किया गया है, तो उस केस में आपको चेक करना है कि TDS या TCS की क्रेडिट आपके 26AS में शो हो रही है या नहीं हो रही है, और साथ ही आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी प्रॉपर TDS या TCS की क्रेडिट को रिकॉर्ड किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट है GST एमनेस्टी स्कीम। तो अब मान लो अगर किसी पर्सन को CGST एक्ट के सेक्शन 73 में अगर GST में किसी आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ के संबंध में कोई नोटिस इशू किया गया है फाइनेंशियल ईयर 17-18, फाइनेंशियल ईयर 18-19 और फाइनेंशियल ईयर 19-20 का, तो उस केस में यहाँ पे टैक्स पेयर के पास एक ऑप्शन है कि वो क्या कर सकता है, इन तीनों सालों के जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है उनका 31 मार्च 2025 तक पेमेंट कर सकता है। तो उस केस में वो इंटरेस्ट और पेनल्टी से बच सकता है, यानी कि 31 मार्च 2025 से पहले अगर उसके द्वारा पेमेंट कर दिया जाता है टैक्स का, तो फिर उस टैक्स पे इंटरेस्ट और पेनल्टी का पेमेंट उसे नहीं करना पड़ेगा। और इसके संबंध में जो सबमिशन है वो 30 जून 2025 से पहले फाइल करनी है। लास्ट है टैक्स हार्वेस्टिंग। तो यदि आप भी शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस दोनों है, तो उस केस में आप अपने कैपिटल गेन से कैपिटल लॉस को सेट ऑफ करके अपना टैक्स जो है वो सेव कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मान लो आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सिर्फ कैपिटल गेन ही है, कैपिटल लॉस नहीं है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि 27 मार्च तक आपके लॉस वाले जो शेयर है उनको सेल करके लॉस बुक कर सकते हैं और नेक्स्ट डे फिर से उनको क्या कर सकते हैं, रीपरचेज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका फाइनेंशियल ईयर में जो प्रॉफिट है उससे आपका लॉस एडजस्ट हो जाएगा और इस तरीके से भी आप अपना टैक्स जो है वो सेव कर सकते हैं। तो साथ ही आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मार्च मंथ में आपके 28 मार्च से लेके 31 मार्च तक ट्रेडिंग हॉलीडे रहेंगे, तो आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स करने हैं तो आप 27 मार्च 2025 से पहले कर लें। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।